Assalamualaikum. Welcome to the Knowledge World. In today's lecture, we will be discussing question number 7, 8, and 9 of HRK Volume 1, Chapter number 21. So, without further ado, let's begin with today's lecture. Question number 7 states that a piece of ice and a warmer thermometer are suspended in an insulated, evacuated enclosure so that they are not in contact. Why does the thermometer reading decreases for a time? तो कहते हैं कि आपके पास एक पीस ऑफ आइस है और एक वार्मर थर्मामीटर है। दोनों को जो है इंसुलेटेड एवैक्यूएटेड इंक्लोजर में जो है सस्पेंड किया गया है और इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास क्या होता है कि जो थर्मामीटर है उसकी जो रीडिंग होती है विद टाइम फॉर सर्टेन टाइम, वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है और इवैक्यूएटेड एंक्लोजर में है, इंसुलेटेड एंक्लोजर में है, यानी कि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इनको हीट अप करने में या इनकी हीट को डिक्रीज करने के लिए। तो फिर क्यों थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है फॉर सर्टेन टाइम? लेट्स चेक आउट द आंसर. So, in case the thermometer and ice are not touching, but they can still exchange energy by thermal radiations. ठीक है, आपके पास क्या है, हीट ट्रांसफर के आपके पास तीन मेथड्स है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, ठीक है। तो रेडिएशन जो है ना वो आपके पास इवन अगर आप वैक्यूम में भी हो ना तब भी आपके पास रेडिएशन जो है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि जो थर्मामीटर है और आइस है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास क्या हो रहा है कि उनमें हीट एक्सचेंज हो रही है थ्रू थर्मल रेडिएशन। जो थर्मामीटर है वो चूंकि इनिशियली वार्मर है तो उसका टेम्परेचर हाई है कंपेयर टू आइस। इट मींस दैट कि जो थर्मामीटर है दैट इज द हॉटर बॉडी एंड आइस इज द कोल्डर बॉडी। तो यू नो कि हीट ट्रांसफर कैसा होता है, इट मूव्स फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर बॉडी। तो क्या हो जाता है कि जो थर्मामीटर है वो अपनी हीट जो है उसको लूज करना शुरू कर देता है और तब तक करता रहता है जब तक आपके पास जो है ना दोनों सिस्टम्स में यानी कि आइस एंड थर्मामीटर में आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम बैलेंस आता है तो आपके पास जो इमिशन है वो स्टॉप हो जाती है ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। सो जो थर्मामीटर है इट कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस अंटिल अ बैलेंस इज रीच्ड बिटवीन द एनर्जी इट इमिट्स एंड एनर्जी इट एब्सॉर्ब्स, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है और जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें जब तक बैलेंस नहीं आता तब तक कंटिन्यूअसली आपका थर्मामीटर जो है वो रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। और कौन सी रेडिएशंस को? इंफ्रारेड रेडिएशंस को। अब इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, यहाँ पे एक बंदा है और वो आइस के साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ किसी कांटेक्ट में नहीं है लेकिन आइस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपको क्या फील होता है अगर आप खुद भी इसको टेस्ट करना चाहते हैं? यू कैन फ्रीज़र के सामने आप खड़े हो जाएँ, ठीक है? आप देखेंगे कि फ्रीज़र जो है उसके सामने आप खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आप जो है ना बिकॉज़ ऑफ़ द थर्मल रेडिएशंस जो आपकी बॉडी होती है उसमें से हीट निकल रही होती है एंड वो हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है टुवर्ड्स द फ्रीज़र और टुवर्ड्स द आइस, ठीक है? एंड जो आप आइस होता है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है? तो आपके पास क्या हो जाती है कि जब तक वो दोनों चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आती तब तक हीट लॉस चलता रहता है और हीट एब्ज़ॉर्प्शन चलती रहती है। एंड जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो जो है दोनों सिस्टम्स जो है वो इक्वल टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो बस जो हीट ट्रांसफर है वो भी स्टॉप हो जाता है। सो इफ़ यू स्टैंड नियर अ ब्लॉक ऑफ आइस विदाउट टचिंग इट यू मे फील कोल्डर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आपको कोल्ड फील होता है जब फ्रीज़र आप ओपन करते हो और वो आपको ऐसे लगता है हम पे ठंडी हवा लग रही है, लेकिन बेसिकली आपकी बॉडी से और टेम्परेचर जो है लूज़ हो रहा होता है, जो कि आपकी बॉडी चूँकि वार्मर होती है और जो फ्रीज़र है वो कोल्ड है, तो आपकी बॉडी से जो है हीट रिलीज़ हो रही होती है और जो फ्रीज़र है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है? और जो उसके अंदर आइस वगैरह है, ठीक है। सो दिस हैपेंस बिकॉज योर बॉडी रेडिएट्स हीट टू द कोल्डर आइस वाइल द आइस रेडिएट्स वेरी लिटिल हीट बैक टू यू, ठीक है। आइस कम हीट रेडिएट करते हैं क्योंकि वो हॉट नहीं होता, जबकि आपके पास जो आपकी बॉडी है दैट इज हॉट है तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट कर रहा होता है, तो इसलिए यू फील कोल्डर, ठीक है। सो द थर्मोमीटर बिहेव्स इन द सेम वे, थर्मोमीटर भी इसी तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कूल डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेट रेडिएशन इट लूजेस टू दी आइस इवन दो देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो आपके पास जो है ना हीट ट्रांसफर के तीन तरीके हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो चाहे आपके पास कांटेक्ट हो या ना हो, आपकी जो है ना थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर डिपेंडिंग ऑन द मेथड इट चूजेस, ठीक है। अगर कांटेक्ट है तो कंडक्शन होगी, कांटेक्ट नहीं है तो आपके पास जो है कन्वेक्शन हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, ठीक है। सो आपके पास जो है ना इस तरह फिर डिपेंड्स कि अगर आपके पास बिल्कुल वैक्यूम है तो तब आपके पास रेडिएशन होगी, क्योंकि जो कन्वेक्शन है वो उसके लिए वो फ्लूइड्स में होता है या गैसेज में होता है, तो इसलिए उसको आपको उसमें आपको मीडियम चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कोई मीडियम नहीं है तो आपके पास क्या होगी, रेडिएशन होगी, ठीक है। सो आपके पास जो हीट है ना वो हर हाल में ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस हवाले से, इस क्वेश्चन के हवाले से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8.
which states that what qualities make a particular thermometric property suitable for use in practical thermometer। कहते हैं कि आपके पास जो thermometric properties होती है, कोई खास thermometric property हो और आपने उनको यूज़ करना है इन practical thermometer, तो ऐसी कौन सी qualities हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो for such a purpose। So let's move on to the answer। Okay, so for the property to serve as a good thermometric property, it should vary uniformly and predictably with temperature। तो आपके पास अगर आपने एक प्रॉपर्टी को जो है एक गुड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेना है जिसको आप प्रैक्टिकल थर्मोमीटर में यूज़ कर सको, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्मली वेरी करे और प्रेडिक्टेबली वेरी करे विद टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हाई एक्यूरेसी से मेजरेबल हो, इसके अलावा वो रिप्रोड्यूसिबल हो अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट में वो हमें जो रिजल्ट दे रहा है फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट में हमें वो वही रिजल्ट ना दे बल्कि कुछ और करे, यानी कि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे सही रिजल्ट ना दे। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि वो रिप्रोड्यूसिबल हो अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा जो है जो प्रॉपर्टी है इट मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपके पास चेंज हो रही है तो स्टेबली चेंज होनी चाहिए ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि उसमें एब्रप्ट चेंजेस आए या रैपिड चेंजेस आए या बहुत ही कोई विगोरस चेंजेस आए। ठीक है, स्टेबल चेंजेस आनी चाहिए। एंड इसके अलावा इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल और फैक्टर्स अदर देन टेम्परेचर। ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर के अलावा उसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आप उसको थर्मामीटर में यूज़ कर रहे हो, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए और कोई फैक्टर उसको इफेक्ट ना करे। ठीक है, सो दैट इट कैन गिव यू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। नाउ आइडियली इट शुड कवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स टू बी यूजफुल इन प्रैक्टिस। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने चूज़ की है उसमें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आपको आइडियली क्या देगा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को वो कवर करेगा प्रैक्टिकल यूज़ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मर्करी थर्मामीटर की बात करें, सो द वॉल्यूम ऑफ मर्करी एक्सपैंड्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर। जब आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है तो आप लोगों ने देखा है कि जो मर्करी होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपको जो है टेम्परेचर प्रिडिक्ट करके देती है या आपको टेम्परेचर मेजर करके देती है विद हाई एक्यूरेसी। सो इट मेक्स इट रिलायबल। ठीक है, ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है मर्करी की जो कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वाली है, इसकी वजह से आपके पास जो मर्करी थर्मामीटर वो एक रिलायबल सोर्स बन जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंट थर्मामीटर्स की बात करें, सो रेजिस्टेंट थर्मामीटर्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम इंक्रीजेस प्रेडिक्टेबली विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि आप रेजिस्टेंट थर्मामीटर है तो आप रेजिस्टेंस देखोगे तो आपके पास जो मेटल्स होते हैं लाइक प्लैटिनम, उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो प्रेडिक्टेबली इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्लैटिनम की जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एंड इस तरह से आप टेम्परेचर जो है उसको मेजर कर लोगे। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना शुरू कर दो जैसे कि कलर चेंज है, तो वो आपके पास सूटेबल साबित नहीं भी हो सकती। कैसे? क्योंकि आप जो है डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपके लिए कि आप प्रिसाइजली मेजर करो जस्ट लुकिंग एट दी कलर्स। कि अगर लेट्स से आपके पास रेड कलर आ रहा है तो आपको कि टेम्परेचर जो है हाई है, यू कांट गिव मी द एग्जैक्ट नंबर कि ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 है, 100 डिग्री है। यू कांट गिव मी द एग्जैक्ट नंबर जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर। आप तो सिर्फ ये कहोगे ना कि हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। ठीक है, इसके अलावा जो कलर मिक्सिंग भी हो सकती है आपके पास। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहा हुआ कि आपके पास जो ब्लू कलर है वो आपको देगा क्या, कोल्ड टेम्परेचर देगा। ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि येलो जो है वो आपको देगा क्या, हॉट टेम्परेचर। लेकिन क्या हो जाए दरमियान में कहीं पे कलर मिक्सिंग हो जाए और आपको इस तरह का ग्रीन शेड मिल जाए, तो आप ग्रीन से आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब इंटरमीडिएट इस तरह का कुछ तो नहीं है ना आपके पास, तो हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको वो रिलायबल और एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं देगा। ठीक है, सो आपके लिए क्या ज़रूरी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में कि यूनिफॉर्मिटी हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, हाई एक्यूरेसी हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो और ओनली डिपेंडेंस होनी चाहिए टेम्परेचर पे, ताकि आपको कंसिस्टेंट रिलायबल रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है, एंड ये जो है आपको मर्करी थर्मामीटर भी प्रोवाइड करे और आपको रेजिस्टेंट थर्मामीटर भी प्रोवाइड करे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो कि हमें एक गुड थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे चाहिए। ठीक है, जबकि अगर आप कलर चेंज थर्मोमीटर्स की बात करो तो वो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकती। सो उनकी रिलायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसमें कलर मिक्सिंग भी हो सकती है और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको हॉट एंड कोल्ड का पता चल जाएगा, बट यू कांट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू कि 20 डिग्री टेम्परेचर है, 60 डिग्री टेम्परेचर, यू कांट डू दैट। सो होपफुली दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिफिकल्टीज वुड अराइज इफ यू डिफाइन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। कहते हैं कि आपको क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर।
Okay, so defining temperature using the density of water would not be practical because the density of water is not a simple uniform function of temperature. ठीक है, आपके पास अगर आप टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहते हो यूजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास डेंसिटी जो है वो एक सिंपल यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटर की। वाटर का आपने एनॉमलस बिहेवियर पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है कि जब टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री पे होता है तो आपके पास जो वाटर की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री पे पहुंचते हो, ठीक है, आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना सेम डेंसिटी जो है वैल्यू आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मिल सकती है। अगर हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, मे बी कोई और टेम्परेचर भी हो जहाँ पे भी हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिले वाटर की। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको फिर ज़्यादा समझ आएगी। फिलहाल मैं आपको ऐसे सपोजिशन के तौर पे कह रही हूँ। वैसे तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है वाटर की, लेकिन मे बी लेट्स से हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाते हैं, वहाँ पे अगेन आपको जो है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर मिल रही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो इसी वजह से जो है ना आपके पास क्या आ जाती है, एम्बिग्विटी आ जाती है, एक डाउट आ जाता है, और इस एम्बिग्विटी की वजह से आपके पास जो टेम्परेचर है उसको फिर आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो है एक रिलायबल और यूनिक मेजरमेंट नहीं मिलेगी। सही है। इसके अलावा जो डेंसिटी है वो आपके पास प्रेशर और इम्प्योरिटी से भी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से आपको जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 0 डिग्री सी पर और फिर अगेन 8 डिग्री सी पर वाटर जो है उसकी सेम डेंसिटी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री पे डिफरेंट टेम्परेचर है, 8 डिग्री पे डिफरेंट टेम्परेचर, लेकिन दोनों टेम्परेचर्स पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको जो है ना सेम डेंसिटी वैल्यूज मिलती हैं। So if we were to use density as a thermometric property, a measurement could not distinguish between those two temperatures. तो अब यहाँ अगर हम क्या करते कि अगर हम डेंसिटी को एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करते, तो अब ये जो 0 डिग्री और 8 डिग्री पे हमें सेम डेंसिटीज मिल रही हैं, तो फिर इन इस टाइम पे जो है ना हम टेम्परेचर पर डिस्टिंग्विश ना कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं सेम डेंसिटी मिल रही है तो हम कहेंगे कि सेम टेम्परेचर है, हालांकि एक 0 डिग्री पे है, दूसरा 8 डिग्री पे है। ठीक है ना, सो यू कांट यूज डेंसिटी टू डिफाइन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। इसके अलावा आपके पास अगर सॉल्ट है, इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, तो आपके पास क्या होती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। सो आपके पास इम्प्योरिटी एडिशन से जो है डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी वेरी करेगा। आप यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज़ की डेंसिटी चेंज हो रही है, इट डजेंट मीन कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी उसके साथ चेंज होगा। ठीक है, ये नहीं है कि डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, नो। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पास जो डेंसिटी है उसको नहीं यूज़ किया जाता टू डिफाइन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो इम्प्योरिटी एडिशन से, प्रेशर से और इस तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनॉमलस बिहेवियर्स शो हो रहे हैं, इनकी वजह से डेंसिटीज़ में चेंज आ रहा होता है। और इवन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको सेम डेंसिटी मिल सकती है, तो जो डेंसिटी है इट इज़ नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी टू डिफाइन और टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ पे जिस तरह हमसे कह रहे हैं ना कि फर्दर मोर इफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर इज डेंसिटी चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं है, लेकिन जो डेंसिटी है वो सॉल्ट डिजॉल्व डिसोल्यूशन इनटू वाटर से क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। सो दैट्स व्हाई डेंसिटी डज वेरी विद टेम्परेचर, इट कैन नॉट बी यूज्ड यूनिवर्सल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ तो चेंज हो रही है, लेकिन उसको हम यूनिवर्सल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड इसमें मेन पॉइंट्स आपने यही याद रखने हैं कि जो डेंसिटी है वो चूंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे प्रेशर पे डिपेंड करती है, इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करती है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेम डेंसिटी आपको मिल सकती है, सो वी कैन नॉट यूज़ इट एज अ रिलायबल और unique property for the measurement of temperature, and we cannot use it as a universal thermometric property. होप आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई हो, क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 9 की। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और कहीं भी मुझसे कमी बेशी रह गई है, तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू आंसर योर क्यूरीज। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।